अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है हमारा फिज़िक्स का लेक्चर नंबर जो है 2A। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 4.3 तक, तो अब हमने जो है आज स्टार्ट करना है आर्टिकल नंबर 4.4। उसका नाम क्या है? टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। अब टॉर्क हमारे पास क्या होती है? अगर हम टाइटल को देखें तो टाइटल में हमारे पास टॉर्क जो है ये कीवर्ड आ रहा है। तो टॉर्क हमारे पास क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। कि जो हम उसको टर्न करते हैं तो फोर्स लगाकर जब कोई चीज़ टर्न होती है तो उसमें जो टर्निंग इफेक्ट है वो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है? टॉर्क है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ द फोर्स है। ठीक है, इसको डिटेल से अब हम पढ़ते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या होता है। कि एक बॉडी जो है वो फर्स्ट कर लें कि ये हमारे पास डोर है, वो क्या करता है कि अपना यहाँ पर जो है एक्सिस के गिर्द एक लाइन हमारे पास है, उस पॉइंट के गिर्द अगर वो कोई चीज़ मूव कर रही हो तो हम कहते हैं कि वो क्या है कि अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा है। ये हमने रोटेटरी मोशन में भी हमने ये पढ़ा था। उसके बाद जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन का आपको पता चल गया, ये पुराना ही कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? एक बॉडी जिसका हम सेंटर ले लेते हैं, कोई उसका जो सेंटर है वहाँ से उसकी जो हमारे पास, तो उस सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास कौन सी वाली बॉडी है? रिजिड बॉडी है। मतलब कि उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास सेम ही निकलेगा और जो है वो डीफॉर्म नहीं होती। हम उसको फोर्स लगाते हैं तो वो जो है वो सिस्टम जो हमारे पास बॉडी होती है वो डीफॉर्म नहीं होती, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है? रिजिड बॉडी है। इसकी डेफिनेशन देख लें। अ बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इफ द डिस्टेंस between all the pair of the particles of the body do not change by applying a force, then it is called the rigid body. In other words, a rigid body is the one that is not deformed by force or forces acting on it. ये जो है आपकी रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है। जनरल डेफिनेशन ये है कि रिजिड बॉडी में जो सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है हमारे पास? एक्सिस ऑफ रोटेशन का मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट जिसके गिर्द जो बॉडी रोटेट करती है उसको हम क्या कहेंगे कि वो उसका क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है। उसमें वो पैराग्राफ दे रहा है, वो पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। कंसिडर अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल विद देयर सेंटर्स आर लाइंग ऑन द लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। कि वो जो सारे पार्टिकल्स हैं एक ही लाइन पर हैं और जो हम इस लाइन को क्या कहेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, कि वो हमारे पास क्या है? लाइन उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसी भी बॉडी का, जो बॉडी वहाँ पर होगी। अब उसके बाद क्या है? फोर्सेस दैट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट आर वेरी कॉमन। टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर, ये सारा हमारे पास टर्निंग जो है टर्न करते हैं, हम अपने दरवाजे का नॉब घुमाते हैं और इस तरह की सारी जहाँ पे भी हम किसी चीज़ को टर्न करते हैं तो वो हमारे पास क्या हमें देता है? टर्निंग इफेक्ट देता है। और हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें इफेक्ट मिलता है। ठीक है, आपने इसके अंदर जो है सिर्फ रिजिड बॉडी की डेफिनेशन याद करनी है और एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास कि आपने एक्सप्लेनेशन में कि हमारे पास जो है वो टॉर्क की डेफिनेशन आपने नीचे करनी है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, अब जो है हमारे पास वो कहता है कि ये टॉर्क की डेफिनेशन होगी। अब उसके बाद टॉर्क में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास आता है मोमेंट आर्म और एक हमारे पास फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पे हमारे पास हमने फोर्स लगाई, ये हमारे पास स्पैनर है। उसको क्या करता है कि ये मैकेनिक यूज़ करते हैं। अब ये देखें जिसकी हमारे पास लेंथ ज़्यादा होगी उसमें क्या करेगा? वो इजी फील करता है, जो मैकेनिक है उससे ज़्यादा इजीली काम हो जाता है, बनिस्बत इसके कि जिसका हमारे पास क्या है? लेंथ शॉर्ट है उसकी, तो वो उससे ज़्यादा जो है वो इजीली काम नहीं हो पाता, उसको थोड़ी सी मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू द जो जिसकी लेंथ ज़्यादा है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब वो फोर्स यहाँ पे अप्लाई करता है तो यहाँ पर जो मोमेंट आर्म जो है ये इसका ज़्यादा होता है, तो वो उसको जो है वो इजी हो जाता है कि वो काम करने में। अब यहाँ पर क्या है कि जब वो फोर्स लगाता है तो इसका मोमेंट आर्म कम है इसलिए उसको मुश्किल होती है। ठीक है, इस पूरे जो है पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक के पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि जो है उसको क्यों ईजी होता है, क्योंकि उसका मोमेंट आर्म ज़्यादा होता है, लॉन्ग जो है जिसकी लेंथ लॉन्ग है। और उसके बाद जो है जिसकी जो लेंथ शॉर्ट है उसमें क्या होगा कि उसको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है।
तो इसका रीज़न भी नीचे ही लिखा हुआ है पैराग्राफ में, जो मैंने आपको बता दिया कि मोमेंट आर्म की वजह से ऐसे होता है। अब आपने यहाँ पे टॉर्क की डेफिनेशन कर ली बेटा। नेक्स्ट आप आएंगे कि यहाँ से वी कैन ओपन और क्लोज डोर more easily by applying a force at the outer edge of a door rather than near the hinge। अब हमारे पास क्या है कि आप जो उसको करीब से पकड़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा जो है फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप नॉब को थोड़ा दूर से पकड़ते हैं तो आपको क्या होगा कि इजीली आप उसको खोल लेते हैं। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है कि किस वजह से होता है। अब जो हमारे पास दस द लोकेशन वे द फोर्स इज अप्लाई टू टर्न अ बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई करनी है। लेट अस स्टडी द फैक्टर ऑन विच द टॉर्क और द मोमेंट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स। अब फैक्टर्स आपने बताना कि किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। यू माइट हैव सीन दैट अ मैकेनिक यूज अ स्पैनर एज शोन द फिगर, ये स्पैनर है। To loosen or tighten a nut or a bolt, a spanner having long arms helps him to do it with great ease than the one having short arm. It is because the turning effect of the force is different in the two cases. The moment produced by a force using a spanner of long arm is greater than the torque produced by the same force but using a spanner of the shorter arm। ये मैंने आपको सारा बता दिया था कि क्या इसका है रीज़न। तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अलग आती है, आपको इसकी डेफिनेशन भी अलग आएगी। अगर टॉर्क की डेफिनेशन आती है तो आपने टॉर्क की डेफिनेशन लिखनी होती है और उसके बाद जो है आप उसका फॉर्मूला देते होते हैं, उसका यूनिट वगैरह देते हैं। इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं अपना, ठीक है, कि टॉर्क आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये डेफिनेशन लिखेंगे आप और इस वाले पेज पर जो है आपका पेज नंबर 91 पर ये टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद जो है आगे उसका यूनिट जो है वो आप साथ देते होते हैं और साथ में बताते हैं कि ये हमारे पास क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। शॉर्ट अगर आए तो आपने इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। अब उसके बाद क्या है कि और ये जो सारा है आपकी नॉलेज के लिए, अगर आपको कोई रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप उसको अप्लाई करेंगे, या फिर अगर आप साथ में लोकेशन वाला पॉइंट दे रहे हैं कि वो फोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो फिर आप उसके बाद ये वाला सारा पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट आया तो आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन देनी है टॉर्क की, इसका फॉर्मूला लिखना है और इसका यूनिट देना है, इनफ। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। अब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स क्या होती है? द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स, कि वो वाली लाइन जिसमें फोर्स एक्ट्स करती है उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। अब ये वाली फिगर देखें आप, इस फिगर में हमारे पास एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास मोमेंट आर्म, और ये हमारे पास क्या है? वो वाली लाइन जिसमें फोर्स एक्ट कर रही है। हम क्या करेंगे कि इसको फोर्स यहाँ से यहाँ अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा? रोटेट करेगा इस पॉइंट के एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ये फिगर बना के बताना है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ है। वो फिगर यहाँ पे ये वाली काट दीजिएगा, इन फिगर बस रहने दें और बाकी सारा का सारा आपने पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म क्या है आपके पास? उसके लिए भी आपने यही वाली फिगर बनानी है। मोमेंट आर्म हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये देखें ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारे पास क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब इसके परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस है इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है? मोमेंट आर्म है। आपने डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी ये डायग्राम बनानी है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस एल। अब हमारे पास हम इसको कहाँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट आर्म को, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंट आर्म की अगर डेफिनेशन आ गई तो आपने ये लिखने के बाद ये डायग्राम बना देनी है तो आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी टॉर्क का। द टॉर्क और द मोमेंट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स, कि फोर्स और मोमेंट किस पे डिपेंड करती है? मोमेंट ऑफ द फोर्स। टॉर्क और द मोमेंट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एफ एंड द मोमेंट आर्म एल। अब जब मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ किसी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो सारी जो हमारे पास टर्म्स जो उसके फॉर्मूला में आ रही होती हैं उन्हीं दो पे, वो 2 या 3 जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन पे डिपेंड करेगी। अब टॉर्क का फॉर्मूला देखें, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टॉ इक्वल टू एफ क्रॉस एल। इट मीन्स दैट कि हमारे पास टॉर्क डिपेंड करेगा फोर्स पे और उसके मोमेंट आर्म पर, ठीक है। अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो क्या होगा? टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तभी टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस तरह से इनका जो है डायरेक्ट रिलेशन है। द टॉर्क ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एफ एंड द मोमेंट आर्म एल ऑफ द फोर्स।
Greater the force, greater is the moment of the force. Similarly, longer is the moment arm, greater is the moment of the force. Thus the moment of the force or the torque is called, इसको हम टॉर्क पढ़ते हैं, is determined by the force or प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड इट्स मोमेंट आर्म एल। आपने क्या करना है कि ये बता देना कि किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है और हम इसका फॉर्मूला किस तरह से देते हैं। इसका फॉर्मूला हम देते हैं टो इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल। ठीक है, ये आपने साथ में फॉर्मूला दे दिया। नेक्स्ट है जी बेटा, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास torque of the 1 Newton meter is caused by a force of 1 Newton and the perpendicular to the moment arm 1 meter long। कि अगर उसमें 1 न्यूटन फोर्स है वो कॉज कर रहा है, जो करेगी कितना 1 मीटर लॉन्ग का मोमेंट आर्म कॉज करेगी। ठीक है, अगर 1 न्यूटन फोर्स, तो वो हमारे पास क्या करेंगे हम कि 1 न्यूटन मीटर इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपने देना है कि प्रिंसिपल क्या है। अ बॉडी इज बैलेंस्ड, एक बॉडी जो है वो बैलेंस रहेगी कि क्या कब वो होगा, जस्ट सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑन द इट। कि जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होगा उतना ही अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होगा तो बॉडी क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। ठीक है, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है कि अब हमारे पास क्या है कि अगर हम किसी नट, आप स्पैनर देखें, स्पैनर में हम क्या करते हैं, नट को टाइट करने के लिए जो हम इस तरह से अंदर की तरफ करते हैं, इधर को मूव कराते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और अगर हम इस तरह से उसको लूज़ करने के लिए जो है घुमाते हैं स्पैनर को, तो हम बाई की तरफ मूव करते हैं। तो अब हमारे पास ये वाला जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है हमारे पास। अब बॉडी की बैलेंस की अगर बात है तो प्रिंसिपल आपने यही देना है, अ बॉडी इज बैलेंस इफ द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑन द बॉडी। सिर्फ आपने ये याद करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी आपके पास सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस हमारे पास क्या होता है कि नेक्स्ट पेज पर आए, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। कि वो क्या करती है कि बॉडी को जो है सिस्टम को मूव कराती है विदाउट रोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास 3 फिगर्स दी हुई हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ओ पॉइंट, आपने फोर्स यहाँ पर अप्लाई की तो वो ऐसे का ऐसे ही, जैसे ही इस पोजीशन में था ना वैसे ही वो यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक, इस तरह से वो मूव करता गया। लेकिन अगर आप फोर्स यहाँ पर ओ उसके सेंटर पर अप्लाई नहीं कर रहे, ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेट करके मूव करेगा यहाँ से यहाँ, फिर इस तरह से अपनी पोजीशन को वो चेंज कर लेगा, रोटेट करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप उस पॉइंट के नीचे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तभी वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो सेंटर ऑफ मैस ऑफ द बॉडी वो वाला पॉइंट होता है जिसपे सारा का सारा जो उसका मैस जो है वो कंसिस्ट करता है, मतलब उसका जो है वो बॉडी विदाउट रोटेशन के वो मूव करती है। अगर हम उस पॉइंट पर जो है वो उसका अप्लाई करेंगे तो आपने इसमें सेंटर ऑफ मैस में ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद ये फिगर्स बनाकर बता दें कि यहाँ पे ये इसका जो है वो फोर्स अप्लाइड एट कॉम्प मूव्स द सिस्टम विदाउट रोटेशन, और यहाँ पे जो है वो रोटेशन के साथ वो मूव कर रहा है, और ये वाला सारा। ठीक है, आप 3 फिगर्स साथ बना दीजिएगा कि सेंटर ऑफ मैस ये वाला पॉइंट होता है। नेक्स्ट है जी आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी आपको डेफिनेशन आती है, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कि जिसमें उसका वेट जो है बॉडी का सारा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, वो हम क्या कहेंगे कि उसका वो वाला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है कि सारा का सारा वेट जो है वो नीचे ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है कि वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है इसका सारा वेट। तो हम कहेंगे कि ये इसका क्या है कि ये पॉइंट जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहाँ पर ये वाला इसका जो पॉइंट है ब्लू वाला जो बना होगा आपके पास, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए एक मेथड है, वो उस मेथड को किसी भी बॉडी की हमारे पास अगर हमने जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास मेथड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड थिन लेमिना। अ सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज बाय द यूज ऑफ द प्लम्ब लाइन। अब प्लम्ब लाइन, अब हमारे पास प्लम्ब लाइन क्या होता है, अ प्लम्ब लाइन इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटल बॉब सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग
कि वो एक मेटल बॉब होती है जिसको हम सपोर्ट करते हैं किसी स्ट्रिंग के। व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय द स्ट्रिंग इट रेजिस्ट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू इट्स वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एज शोन द फिगर। वो आगे उसने दिखाया हुआ है। इन दिस स्टेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब इज एग्जैक्टली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये बेटा हमारे पास प्लम्ब लाइन के एक हमारे पास मेटल बॉब होता है, उसके साथ हम स्ट्रिंग से उसको नीचे की तरफ करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है कि वो जहाँ पर वो एक्ट कर रहा है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन अगर हमारे पास इरेगुलर शेप है तो हमने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। आपने एक लेना है इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ले लें आप, यहाँ पर 3 पॉइंट्स बना लें A, B and C, ठीक है। अब आपने क्या किया कि ए वाले पॉइंट में सुराख कर लिया, नेल से उसको जो है आपने इस तरह से अटैच करना है किसी भी वॉल से कि वो रोटेट कर सके, ठीक है। तो आपने क्या किया कि वहाँ पे एक जो अपना प्लम्ब लाइन है उसको लटकाया तो वो नीचे की तरफ मूव किया, आपने स्ट्रेट लाइन वहाँ से गुजार ली, ठीक है, लाइन आपने मार्क कर ली। नेक्स्ट आप क्या करेंगे बेटा कि ये जो बी पॉइंट है अब आप इसकी पोजीशन को जो है वो चेंज करेंगे। अब बी वाले पॉइंट को नेल के साथ लटकाएंगे आप, तो फिर क्या करेंगे उसके साथ ये जो प्लम्ब लाइन जो है उसको हैंग करेंगे तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा। आप जो है वो इस तरह से वो आप एक और लाइन ले लेंगे, फिर सी के साथ भी आप यही करेंगे। तो जो लाइन हमारे पास जब तीनों लाइन मिल जाएंगी तो वो सेंटर जो उसका आएगा वो हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास जी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हमारे पास क्या आएगा, कोई भी हमारे पास शेप हो जाती है, बॉडी हो जाती है, उसका हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट है इसका, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं। सारा यही लिखा हुआ है। टेक एन इरेगुलर पीस ऑफ द कार्डबोर्ड, मेक होल्स A, B and C एज शोन द फिगर। उसके बाद आपने क्या करना है, नियर द एज फिक्स अ नेल ऑन अ वॉल, सपोर्टेड द कार्डबोर्ड ऑन द नेल थ्रू वन ऑफ द होल्स, लेट इट बी A, मतलब पहले आपने A ले लिया, सो दैट द कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली अबाउट A। The cardboard will come to rest with the center of gravity just vertically below the nail. Vertical line from A can be located using a plumb line hung from the nail. Mark the line on the cardboard behind the plumb line. Repeat it by supporting the cardboard from hole B. The line from B will intersect at a point G. Similarly, draw another line from the hole C. Note that thus this line also passes through G. It will found that all the vertical lines from the holes A, B and C have a common point G. This common point is the center of gravity of the cardboard. आपको समझ आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, ठीक है। तो अब हमारा ये भी टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कपल। कपल हमारे पास क्या है, आपने स्टीयरिंग व्हील देखा होगा, इसमें क्या है कि हम यहाँ पर इसको पुश करते हैं, यहाँ पे हम इसको पुल करते हैं, तो यहाँ पे 2 फोर्सेस लग रही होती हैं, एक ये पुश की एक पुल की। अब हमारे पास क्या है कि इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, जितनी यहाँ लग रही है उतनी फिर हम इसको यहाँ पर फोर्स लगती है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो कपल किससे बनता है, अ कपल इज फॉर्म्ड बाय 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, कि 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड तो हमारे पास सेम होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी, वो क्या मिलके बनाएंगी, वो मिलके बनाएंगी हमारे पास कपल। और उसके बाद जो है एक और एग्जांपल है अ डबल आर्म स्पैनर, कि वो क्या करता है कि यहाँ पर एक जो है वो ऊपर की तरफ करता है और एक नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, एक नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इस तरह पुश और पुल की फोर्स होगी, तो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी लेकिन फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। तो ये भी मिलकर क्या बना देगा, हमारे पास कपल बना देगा। अब हमारे पास टोटल टॉर्क ऑन द कपल कितनी है हमारे पास, कि अगर आपके पास F लग रही है OA के ऊपर, ये जो स्पैनर है इसकी मदद से उसने निकाली है इसके ऊपर टॉर्क। देखिए ये हमारे पास क्या है, B वाला पॉइंट है, ये हमारे पास A वाला पॉइंट है और ये दरमियान वाला पॉइंट आपके पास O पॉइंट है। आपने क्या करना है कि फोर्स लग रही है किसके ऊपर, OA के ऊपर, ये आप इसका मोमेंट आर्म ले लिया ना, तो हमारे पास यही टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि F क्रॉस L होता है कि इसका मोमेंट आर्म क्या है, OA है। आपने OA ले लिया और उसमें ऐड कर देंगे हम OB का भी, तो हमने हमारे पास क्या निकलाएगा, F क्रॉस OA प्लस F क्रॉस OB। यहाँ से यहाँ तक का टॉर्क अलग लिया, यहाँ से यहाँ तक का टॉर्क अलग लिया, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल टॉर्क निकाल रहे हैं, दैट्स वाई हमने क्या किया, इसको प्लस कर दिया। इसमें से फोर्स कॉमन आ रही थी, हमने कॉमन ले ली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें कि
ओ ए प्लस ओ बी अंदर रह जाएगा क्योंकि फोर्स तो हमने कॉमन ले ली है। अब ये हमारे पास टोटल क्या आ रहा है, ओ ए प्लस ओ बी को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ए बी आ जाता है। दैट्स वाई द टॉर्क ऑफ द कपल इज एफ क्रॉस ए बी। ठीक है, आपने बस इतना ही लिखना है, ये भी आपको शॉर्ट में ही आता है। अगर आपको लॉन्ग में आ जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट लिखें तो आप ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। ये भी आपके पास शॉर्ट आता है कपल, और उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये भी आपके पास जो है वो शॉर्ट में आता है। सेंटर ऑफ मास भी आपके पास शॉर्ट में आता है, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी आपके पास शॉर्ट में आता है। नेक्स्ट जो है मोमेंट आर्म भी शॉर्ट में आएगा। मैंने आपको बताया कि आपने इसकी लिखने के बाद ये लाजमी इसकी बना के डायग्राम बताना है कि मोमेंट आर्म कहाँ है। उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का भी बताना है। ये डेफिनेशन के बाद डायग्राम बना के बताइए। अगर आपके पास टॉर्क आ जाए तो टॉर्क में मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, ये वाला इस पेज पे जो इसका फॉर्मूला है वो लिखना है, इसका यूनिट लिखना है। एक्सियल रोटेशन की सिर्फ डेफिनेशन आती है, ये लिखें, और रिजिड बॉडी की भी डेफिनेशन आती है। आपका लेक्चर एंड हो गया। आपका काम क्या है, अब आपने होमवर्क क्या करना है कि सारी की सारी डेफिनेशंस जो हैं आपने अपनी नीट कॉपीज पर लिख लेनी है और इनको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।